ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो 3 लेवल पे हम नीड असेसमेंट करते हैं, ठीक है? ये जानने के लिए कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जैसे कल आकाश ने शेयर किया था, कासिम ने किया और भी काफ़ी लोगों ने डिस्कशन की कि अगर कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं, ठीक है? ख़ास तौर पे जैसे सर्विस सेक्टर की हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स कोट की थी। सर्विस सेक्टर ना भी हो, वैसे भी कोई डिफरेंट सेक्टर्स हों, तो वहाँ पे अगर कंप्लेंट सेल है या वैसे किसी तरह से कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, तो आपकी चीज़ वो नोटिस में आ जाता है कि यहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को एड्रेस करो और इस पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए फिर आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराते हो, ठीक है? आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी हैं टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है? जैसे मैंने कल भी कहा आपको कि जैसे कोविड आया तो फिर इन्होंने ज़ूम, मुअल्लिम और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन थी उस पे बड़ा फोकस किया। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि आप टीचर्स को, स्टाफ को कुछ सॉफ्टवेयर्स की कह लो और कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की के मॉड्यूल्स दिए जाएँ ताकि वो उसको पढ़ें, उसको सीखें और वो अपनी क्लासेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है? तो उस पे उन्होंने डिफरेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए और हम सब ने वो उसको उन कोर्सेज़ को अटेंड किया। तो उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। कंप्लेंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्ज़िट इंटरव्यू पे कल हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि ना सिर्फ एग्ज़िट इंटरव्यू की बेस पे ट्रेनिंग्स को आप न नोटिफ़ाई करो बल्कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उनसे फ़ॉलो अप लेते रहो, ठीक है? एनोनिमस करके, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कौन-कौन से वीक एरियाज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? अगर हम जॉब लेवल पे आएँ, तो आपको पता है हमने जब जॉब एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो हमने केएसएस की बात की थी। कोई बता सकता है केएसए क्या होता है? सर नॉलेज नॉलेज, स्किल्स एंड स्किल, एबिलिटीज। एबिलिटी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसके पास कितना नॉलेज होना चाहिए, कौन-सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन-सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंटेंट हम रखते हैं, सपोज़ ठीक है, या रखा हुआ है हमने, ठीक है। और आपको पता है कि अकाउंटिंग के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो बुक कीपिंग, पीचट्री, फिर सैप के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो अगर आपने वो लगाए हुए हैं और उसे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है लेकिन उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप ऑब्वियसली उसको ट्रेन करोगे ताकि वो सीख जाए, ताकि वो अगर पेरोल बनाना है, सैलरीज की रिकॉर्ड मेंटेन करना है या कोई और डिडक्शन या एडिशन करनी है तो वो यूज टू हो जाए उससे, ठीक है। तो केएसए के लिए भी आप जॉब लेवल पे असेसमेंट करते हो। फिर इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। इंडिविजुअल लेवल ये कि अगर उसको कुछ अगेन उसको ज़ाती तौर पे फ़ील हो रहा है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही या मुझे इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो। आप उसका सबसे अच्छा एक टूल होता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। जब आप 6 महीने बाद या साल बाद उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करो, तो काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसका जो सुपरवाइज़र होता है, बॉस होता है, जो उसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है? कि ये इन एरियाज़ में थोड़ा-सा वीक रहा है और इन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ईयर आप अपना टारगेट रख लो कि मैंने इसको इस चीज़ में ज़रूर ट्रेन करना है। जैसे कल वो हमज़ा या कोई डिस्कस कर रहा था कि वो ख़ास टारगेट्स मुझे मिले, तो उन्होंने कुछ ट्रेन करने के बाद मुझे फिर टारगेट्स मेरे बढ़ा दिए। तो इट मीन्स कि उन्होंने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया और उन्होंने देखा कि हाँ, ये बंदा अब सीख रहा है या सीख गया है, तो आप इसका थोड़ा-सा टारगेट्स बढ़ा दो। उससे क्या होगा कि इसकी पर्सनल स्किल्स भी पॉलिश हो जाएँगी, मज़ीद चैलेंजिंग जॉब मिल जाएगी और ऑर्गेनाइज़ेशन को भी फ़ायदा हो जाएगा। जी, बीच में किसी ने हैंड रेज़ किया था, कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ये एग्जिट इंटरव्यू से क्वेश्चन था। सर जॉब रिजाइन करते वक्त एक होता है नोटिस पीरियड जो हम देते होते हाँ, हैं हाँ, एम्प्लॉयज। बिल्कुल। तो अगर एम्प्लॉय नोटिस पीरियड दे बगैर जॉब छोड़ दे तो दोबारा उसी डिपार्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहे तो उसको रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है। यानी ये क्वेश्चन था बेसिकली। देखो शर्मीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नोटिस पीरियड वाली बातें हैं ना, ये दोनों एंड पे होती हैं। कहीं 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, कहीं महीने का होता है, कहीं 3 महीनों का भी होता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने जब ऑफर उसको की थी, तो उन्होंने क्या उसको टर्म एंड कंडीशन बताई थी कि अगर तुम छोड़ के जाओगे, तो हमें महीना पहले बताओगे, या अगर हमारा कोई ज़हन बन गया तुम्हें निकालने का, तो हम तुम्हें महीना पहले बताएँगे, ठीक है? तो ये दोनों एंड पे इसको फॉलो करना चाहिए, उसकी एक वजह है कि अगर तो वो महीना पहले एम्प्लॉयी बता देता है, अगर उसका 1 मंथ नोटिस पीरियड है, तो कंपनी को बड़ी जल्दी पता, इन अ सेंस इस तरह पता चल जाएगा कि वो नया बंदा शायद महीना पहले ही रख लें,
क्योंकि अब देखो जो नया बंदा आ रहा है वो उसी की जगह पे आ रहा है, तो वो क्या करते हैं उसको एज अ ट्रांजिशन पीरियड यूज करते हैं कि वो उस बंदे की मौजूदगी में नए बंदे को लेके आते हैं ताकि वो सारा काम उसको हैंड ओवर कर दे, उसको सारा काम समझा दे, सिखा दे। मैं मानता हूँ कि कोई भी उस तरह नहीं सिखाता, लेकिन स्टिल वो महीना जब उसके साथ ऑब्जर्व भी करेगा ना खाली नया बंदा, तो काफी चीजें उसे समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये नोटिस पीरियड इसलिए रखा जाता है ताकि 1 महीना या 2 महीने इसलिए कंपनी के पास भी हो कि अगर उसे नया बंदा रखना है तो वो हायरिंग पे इतना टाइम लग ही जाता है। या इवन अगर कंपनी उसको निकाल रही है तो वो 1 मंथ पहले नोटिस उसको इसलिए बता रही है ताकि वो जॉब हंटिंग कर ले, अपनी कोई अच्छा सा रोजगार और तलाश कर ले। तो ये दोनों एंड पे ना वो फॉलो करने की जरूरत होती है। और जहां तक आपने कहा कि अगर वो नोटिस पीरियड दे के बगैर जाता है और फिर कल को आता है, तो ऑब्वियसली उसको एक बहुत बड़ा सवाल का सामना होगा कि लास्ट टाइम तो तुम हमें ऐसे छोड़ के चले गए थे, अभी क्या गारंटी है कि तुम हमें वफादारी के साथ कह लो या सिंसियरिटी के साथ सर्व करोगे। ठीक है, तो जहां पे भी क्लोजिंग करो तो ट्राई कि आपकी वो जो एंडिंग है वो अच्छी हो। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं जब मेरी पहली जो जॉब थी रेगुलर, उसमें मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो मुझे मैं उधर से हाफ डे शॉर्ट लीव लेके गया। मेरा ओजीडीसीएल में इंटरव्यू था। ठीक है, तो शॉर्ट लीव लेके गया, मुझे था कि मैं 10-11 तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, वो लकीली मेरा जो पहला दिन है ना वो ओजीडीसीएल में ही शाम तक गुजरा, 6-7 बजे तक। ठीक है, और शाम को उन्होंने मुझे ऑफर भी कर दी उसी दिन, उनको बस कुछ अच्छा लग गया मेरे में। तो उन्होंने कहा भाई आज से ही आपका फर्स्ट डे है। तो मैंने उनको बड़ा कहा, मैंने कहा सर मुझे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में 14 दिन का नोटिस पीरियड देना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सर जी अल्लाह हाफिज, ठीक है, तो ये मतलब ठीक अच्छी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस गया अपनी प्राइवेट कंपनी में जहाँ से मैं शॉर्ट लीव लेके गया हुआ था। मुझे बॉस की बड़ी कॉल्स आई कि आप यार किधर हो, मतलब आधे दिन की छुट्टी, इसलिए नहीं कि मतलब मैं काम से भाग गया था। द थिंग इज कि जब आपका अच्छा रिलेशनशिप हो तो आपको फिक्र रहती है कि यार ये बंदा अल्लाह खैर करे, कुछ मतलब कुछ हो ना गया हो इस तरह ना। तो मैं जब शाम को आया तो एक खुशी भी थी कि यार ओजीडीसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर हुई है, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि वो बॉस जो मेरे साथ इतना अच्छा चला है उसको, मतलब मैं जस्ट शॉर्ट लीव कह के गया था और आप देखो मैं मतलब कल से मैंने दोबारा ओजीडीसीएल ही जाना है। तो मैंने उसे ये कहा था कि सर सॉरी, मैं आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड तो नहीं दे सका, लेकिन मैं आपको अपने 14 डेज की सैलरी देता हूँ एज अ, समझ लो मेरे पे पेनल्टी कह लो या एज अ पनिशमेंट के तौर पे। ठीक है, तो मतलब देखो अब वो मेरा जो जेस्चर था वो सिर्फ, हालांकि उसने मेरे से नहीं लिए वो 14 डेज के भी, उसने कहा मैं कवर कर लूंगा, मैं टॉप मैनेजमेंट से ये कहूंगा कि इसने मुझे पहले बता दिया था। ठीक है, द थिंग इज कि आप जहां पे भी क्लोज करके जाओ अच्छे एंड पे अच्छे नोट पे क्लोज करके जाओ, कल को भी वास्ता पड़ सकता है आपका उससे। ठीक है, तो इन चीजों को मेक श्योर करो कि किसी के साथ बिगाड़ के नहीं जाओ, हमेशा अच्छे एंड पे उसको खात्मा करो। अच्छा, तो लेकिन मेरे साथ हमेशा इस तरह हुआ है, मैं एनएलसी में भी था, फ्राइडे को था तो मुझे फ्राइडे को कॉल आई आपकी मंडे को क्लास है, वहां पे भी मुझे नोटिस पीरियड देने का टाइम नहीं मिला। इसको फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, तो वहां पे मैंने बकायदा तौर पे अपनी सैलरी वो 14 डेज की कटवाई थी, क्योंकि वो तो सरकारी सेटअप है, वहाँ बड़े वो प्रोसीजर्स होते हैं। उन्हें मैंने खुद कहा था कि आप मेरी डिडक्शन कर लो। तो अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे आप मतलब कह लो मजबूर हो, तो आप फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पे अपनी सैलरी डिडक्ट करवा लो एज अ पेनल्टी। लेकिन ऐसा नहीं करो कि आपको जॉब मिल गई तो आप पीछे वाले जाएं भाड़ में, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चाहे आपकी उसके साथ अच्छी टर्म्स थी या बुरी टर्म्स थी, हमेशा एंडिंग अच्छे नोट पे होनी चाहिए। तो ये असेसमेंट वाली स्लाइड क्लियर है आपको कि कैसे हम असेस करते हैं कि उसको जरूरत है या नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पहला स्टेप था जो हमने ट्रेनिंग प्रोसेस की बात की। ये हमने कल पढ़ा परफॉर्मेंस कंसल्टिंग गैप क्यों करते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए। कल पता नहीं निदा ने या कोमल ने, किसी ने मेरे से सवाल पूछा था सेकंड स्टेप का, वो जो बेसिकली ट्रेनिंग डिजाइन पे था। तो मैंने उसे कहा था कि थोड़ी सी मैंने उसको आंसर कर दिया था कि इसमें हम चैनल्स की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं, या थोड़ा सर सा हम, मैंने पूछा था। ठीक है निदा ने पूछा था, तो आज थोड़ा सा हम उसको डिटेल में जी सर। डिस्कस करेंगे क्योंकि उस पे प्रॉपर थोड़ी सी डिटेल्स हैं। सेकंड स्टेप, जब आपको ये एनालाइज हो गया, रियलाइज हो गया कि हाँ इन बंदों को जरूरत है या इन डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, अब सेकंड स्टेज आती है कि आप ट्रेनिंग को डिजाइन करो। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना। जैसे अब मुख्तलिफ ये आपको ब्लॉक्स में नजर आ रहा है, लर्निंग स्टाइल,
बेसिकली ट्रेनिंग के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो मेथड ऑप्ट करना है, ठीक है। आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो मैं ट्रेनिंग दूंगा वो ट्रांसफर भी होनी चाहिए अगले तक। ऐसा ना हो कि मतलब मैं 3 घंटे पढ़ा के चला जाऊं और कल मैं पूछूं आकाश बताओ भाई क्या मैंने क्या बताया, या बिलाल आप बताओ, और आपको सर समझ ही नहीं आई, फिर इट मीन्स कि मेरी वो जो ट्रेनिंग थी या जो लेक्चर था वो मतलब फ्रूटफुल नहीं रहा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसी स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करना है ताकि जो भी आप कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हो वो डिलीवर भी हो, ट्रांसफर भी हो, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लर्नर की रेडीनेस। लर्नर की रेडीनेस कौन बताएगा मुझे क्या होगा? सर इसमें ये होगा कि इसमें देखते हैं कि लर्नर जो है वो रेडी किस हद तक रेडी है उस ट्रेनिंग को करने के लिए, गुड, वेरी या गुड, उसकी। जी सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो मिसाल के तौर पे मैं जैसे आपसे कहा कि हम इंशाल्लाह सीवी राइटिंग वगैरह पे एक खास एंड पे सेशन करेंगे। आप लोग 21-22 लोग जो भी क्लास की स्ट्रेंथ है, अब अगर कुछ लोग ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे हैं जिनको पता है सारी चीजें, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं उन्हें जबरदस्ती बिठा लूं नहीं नहीं भाई लाजमी बैठना है, शायद वो बैठ तो जाएं अटेंडेंस पर्पस के लिए या वैसे ही मतलब रिस्पेक्ट या ओबीडियंस के उसके लिए, लेकिन शायद वो उस तरह दिल से ना बैठे हुए हो, उनकी वो मोटिवेशन लेवल ना हो एज कम्पेयर टू दोज जो खुद इंटेंशनली बैठे हो, ठीक है। तो आपने ये चीज लाजमी मेक श्योर करनी है। जैसे अक्सर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सेमिनार करा रहे हो या वर्कशॉप, ये जैसे जलसे होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वहाँ अक्सर लोगों को मतलब पैसे दे के या वैसे ही बिठाया जाता है ताकि शो किया जाए कि बहुत ज्यादा लोग उस गेस्ट स्पीकर को सुनने आए हैं। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो शायद वो नोडिंग तो कर रहे हो, सर हिला रहे हो, लेकिन वो दिल से तो नहीं बैठे हुए ना, वो मोटिवेशन के साथ तो नहीं बैठे हुए। तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो लर्नर है ना वो इंटरेस्टेड हो, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, उसका ये बिलीफ हो कि हाँ ये मैं एक चीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज डिजाइन के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, देन डिजाइन में और क्या चीजें आती हैं सेकेंड स्टेप में? ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो ट्रेनिंग के मुख्तलिफ टाइम पीरियड ऐसे भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि एक ही 3 घंटे का सेशन हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दिन की ट्रेनिंग हो, आप 9 से 11 कर लो, फिर टी की ब्रेक, 11:30 से 1 कर लो, फिर नमाज और खाने की ब्रेक, और फिर 2 से 4 कर लो। ऐसे भी तो होता है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी ट्रेनिंग्स होती हैं जो मिसाल के तौर पे हम कहें हर सैटरडे को हुआ करेगी और ये महीना रहेगी। तो हर सैटरडे को 9 से 5 आपने एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता किया। तो इट डिपेंड्स कि ट्रेनिंग का कंटेंट कितना है और उसको आप कैसे लेके चलना चाह रहे हो। तो ये शॉर्ट इंटरवल्स की भी होती है, ये पूरे दिन की और उसके बीच में गैप्स के साथ भी आप कराते हो। ये समटाइम्स मुख्तलिफ दिनों की भी होती है कंसेक्टिव, और समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरे महीने की होती है लेकिन बीच में आप 1-2 खास दिन मखसूस कर लेते हो कि इस दिन खाली हुआ करेगी। तो ये स्टाइल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इसका एक फायदा मतलब ये भी होता है कि आप हफ्ते बाद आओगे, थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर लोगे पीछे से जो पढ़ा था और आगे। लेकिन समटाइम्स का ये भी ड्रॉबैक होता है कि हफ्ते बाद मिलोगे तो फिर शायद चीजें भूल ना गई हो, ठीक है। तो दोनों के प्लस माइनस हैं अपनी जगह, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट मैटर पे ट्रेनिंग देना चाहते हो। फिर स्टाइल के अंदर ये भी चीज आ जाती है, ये डिजाइन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बिहेवियरल मॉडलिंग क्या चीज होती है कि आप लोगों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए अपने बिहेवियर को चेंज करते हो। जैसे आपने वो संदीप महेश्वरी को कभी सुना? मोटिवेशनल स्पीकर है वो, या मुनीबा मजारी, कासिम। यस सर, सुना है। यस सर, मुनीबा मिसारी को। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के गेस्ट स्पीकर कह लो, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। तो इनका क्या है कि अगर आप उनको आइडियलाइज करते हो, आप मतलब चाहते हो कि वैसा बनाओ, तो आप उनकी कोई ना कोई चीज कॉपी करने की लाजमी कोशिश करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो बिहेवियरल मॉडलिंग है कि आप अपने से सीनियर्स, अपने कोलीग्स की जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हो, ठीक है। तो